देगा कि यूजर ने हमें कुछ मार्क्स इनपुट दिए हैं, उसके बेस पर पासिंग मार्क्स हैं वो या फेल वाले मार्क्स। तो आपको पास फेल को लेकर प्रोग्राम बनाना है। तो यूजर से आपने क्या करा, फ्लोट टाइप के मार्क्स इनपुट करा लिए। तो यहाँ मार्क्स का मतलब मेरा परसेंटेज है, ठीक है। तो मैंने फ्लोट में यूजर इनपुट को कन्वर्ट करके रीड कर लिया एक वेरिएबल के अंदर, एंटर मार्क्स, ठीक है, इन परसेंटेज। तो हम जो मान के चल रहे हैं वो परसेंटेज ही मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना, आपको यहाँ बताना है कि यूजर अगर जो मार्क्स दे रहा है, अगर वो 30 से लेस है तो वो फेल हो गया, और अगर वो मार्क्स 30 के बराबर हैं या 30 से ज़्यादा हैं तो हमें उसे पास डिक्लेयर कर रहे हैं। अब इस काम को करने के लिए मैंने यहाँ पर एक मैसेज लिख दिया, प्रिंट पास। उसके बाद अगर यूजर पास हो रहा है तो साथ में एक और मैसेज मैंने दे दिया, हैप्पी, यूजर पास है। अब अगर यूजर पास नहीं हुआ है तो मैंने यहाँ पर फेल एक मैसेज दे दिया, और फेल के साथ एक मैसेज मैंने और लगा दिया, लाइक साइड। उसके बाद एक बाद में मैसेज और लगा दिया, मान लीजिए थैंक यू का। तो अब ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम रन कैसे होगा उसको समझेंगे। हम जो चाहते हैं और ये जो प्रोग्राम परफॉर्म करेगा उसमें गैप है। हम चाहते हैं ये प्रोग्राम अगर 30 मार्क्स से कम हो तो फेल बताए, और 30 से अगर ज़्यादा या बराबर है तो पास बताए। लेकिन अभी ये ऐसा नहीं बताएगा। मैंने यहाँ मान लीजिए लिख दिया 45। अब जब मैं एंटर करूंगा तो क्या होगा, जैसे ही एंटर करूंगा वैसे ही ये वाली वैल्यू जाकर इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। लाइन नंबर 1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद लाइन नंबर 2 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, और लाइन नंबर 2 का आउटपुट आ गया पास। लाइन नंबर 3 का एग्जीक्यूशन हो गया, आउटपुट आ गया हैप्पी। उसके बाद फिर यहाँ पर लाइन नंबर 4 भी चलेगी। आप नहीं चाहते हैं, लेकिन इंटरप्रेटर को नहीं पता है कि ये नहीं चलानी है। उसको तो ये पता है कि टॉप टू बॉटम सीक्वेंशली सारे स्टेटमेंट वन बाय वन हमें यहाँ पर रन करने ही है। तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, और उसके बाद थैंक यू भी आएगा। तो हम ये आउटपुट नहीं चाहते थे। तो जो हम चाहते हैं उसका हमें प्रोग्राम बनाना पड़ता है, फिर वो आउटपुट में आता है। ना कि हम सिर्फ सोच लें और वो आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ सबसे पहले हमें पाइथन इंटरप्रेटर से ये कहना पड़ेगा कि जब हमने ये दोनों स्टेटमेंट चला लिए तो ये दोनों क्यों चला रहे। तो इंटरप्रेटर कह रहा है मुझे कैसे पता चलेगा कि आप इन दोनों को चला चुके हो तो इन्हें नहीं चलाना चाहते। तो उसके लिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जिनको हम इंटरप्रेटर से कह सकते हैं कि इनको चलाना है आपको या नहीं चलाना। ऐसा नहीं होगा कि अब तक जो हम अपने स्टेटमेंट लिख रहे थे वो सब अनकंडीशनल स्टेटमेंट आते हैं। अनकंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि अगर मेरे प्रोग्राम में वो लिखा हुआ है तो इंटरप्रेटर उसे चलाएगा जरूर। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर मैंने प्रोग्राम में लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि इंटरप्रेटर उसे चलाएगा ही चलाएगा, हो सकता है उसे ना चलाए। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि इंटरप्रेटर उस स्टेटमेंट को चलाएगा कि नहीं चलाएगा, वो हमें सीखना पड़ेगा। तो अगर हम अपने प्रोग्राम में कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए दो कॉन्सेप्ट हमें दिए गए। एक का नाम है हमारे पास इफ कंडीशन, और दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका नाम हमारे पास मैच कंडीशन। इफ कंडीशन का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट बना सकते हैं, और मैच कंडीशन का यूज करके भी हम यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट को बना सकते हैं। तो अब इफ कंडीशन कैसे काम करती है उसको देखते हैं। कैसे देखते हैं, तो अब इफ कंडीशन को बनाने के लिए सबसे पहले आप ये पता करिए कि आप किन स्टेटमेंट्स को कंडीशनली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। लाइन नंबर 1 हम कंडीशनली एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते। तो क्लोज कर दो, डोर डोर क्लोज कर दो।
ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट अगर हम इफ के थ्रू बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आप इनमें से किन स्टेटमेंट को रन कराना चाहते हैं और किन स्टेटमेंट को आप रन नहीं कराना चाहते हैं। हमने कहा पहला वाला जो स्टेटमेंट है इसको तो रन कराना ही चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो ये तो रन होना ही चाहिए, तभी यूजर से इनपुट हमारा आएगा। उसके बाद ये स्टेटमेंट हमने कहा ये कंडीशनल है, हम इसे हमेशा रन नहीं कराना चाहते। इसको रन करने से पहले हम ये चेक करेंगे क्या मार्क्स की वैल्यू 30 या 30 से ग्रेटर है, अगर है तभी हम इस स्टेटमेंट को चलाना चाहते हैं। तो ये लाइन नंबर 2 का जो स्टेटमेंट है ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होगा। लाइन नंबर 3 हम चाहते हैं ये भी उसी के साथ चले, ठीक है, तो ये भी कंडीशनल हो गया। लाइन नंबर 4 है तो सर ये कंडीशनल स्टेटमेंट, लेकिन इसकी कंडीशन दूसरी है, ये हमें तब चलाना है जब मार्क्स की वैल्यू 30 से लेस हो, ये तब चलाना है जब 30 के बराबर हो या ज्यादा हो। तो ये और ये हैं तो कंडीशनल, लेकिन इसकी कंडीशन डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है। तो कुल मिलाकर ये स्टेटमेंट भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये वाला ये इसी के साथ चलेगा। तो ये जो 4 स्टेटमेंट हैं आप इनको, जरूरी नहीं है कि प्रोग्राम चलेगा तो चलाने ही चाहते हैं, डिपेंड करेगा आपकी क्या सिचुएशन बन रही है मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करते हैं, जिन स्टेटमेंट को कंडीशनली रन करना है इफ कीवर्ड का यूज करेंगे। तो इफ नाम से कीवर्ड होता है, इफ कीवर्ड का काम होता है कंडीशन बनाना। उसके बाद स्पेस लगाएंगे और स्पेस के बाद आप अपनी कंडीशन बताएंगे। हमारी कंडीशन है मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अगर मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो तो हम चाहते हैं ये स्टेटमेंट चले, ये स्टेटमेंट चले, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, ये अलग है। ये जो दो स्टेटमेंट है इसका इस बात से कोई कनेक्शन नहीं है। तो अब इंटरप्रेटर कह रहा है कि अगर आप अपने स्टेटमेंट इन दोनों को इस कंडीशन पर रखना चाहते हैं तो इनकी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग मतलब ग्रुप को हम एक सिनोनिम दे देते हैं ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब, अरे आप सेक्टर 16 में ए ब्लॉक में हो, फिर बी ब्लॉक है, फिर सी ब्लॉक है, तो ब्लॉक का मतलब क्या है, एक बाउंड्री जो आइडेंटिफाई करती है ये लोग ए ब्लॉक वाले हैं, ये लोग बी ब्लॉक वाले हैं, तो एक बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर जो आएगा वो ये कहलाएगा, इस बाउंड्री के बाहर जो जाएगा वो दूसरा कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम ब्लॉक की बात करते हैं तो ब्लॉक मतलब एक बाउंड्री होती है। ठीक है, ए ब्लॉक बी ब्लॉक, तो उसी तरह से हम अपने प्रोग्राम में क्या बनाते हैं, इफ के साथ एक ब्लॉक बनाते हैं, जिससे हम क्या डिसाइड करते हैं, इफ कंडीशन की बाउंड्री, कि इफ का जो इफेक्ट होगा वो किन स्टेटमेंट तक पड़ेगा, कहां तक पड़ेगा इफ का इफेक्ट, है ना। तो उसके लिए ब्लॉक बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हो, ग्रुप या ब्लॉक बनाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है हमारे पास इंडेंटेड ब्लॉक, और दूसरा तरीका होता है हमारे पास इनलाइन ब्लॉक। पहला होता है हमारे पास इंडेंटेड ब्लॉक और दूसरा होता है हमारे पास इनलाइन ब्लॉक। अब दोनों में क्या डिफरेंस है उसको पढ़ेंगे। तो इंडेंटेड ब्लॉक पहले पढ़ते हैं, किसी भी, हाँ बोलिए क्या पूछना बताओ। एक बार मिलाओ फटाफट, जाओ जाओ फटाफट। चलिए, तो अब इंडेंटेड ब्लॉक कैसे बनेगा वो देखेंगे। इफ, इफ के आगे इफ की कंडीशन, और कंडीशन के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर कॉलन। ये सिंटैक्स किसका है हम सीख रहे हैं, इंडेंटेड ब्लॉक बनाने का। ब्लॉक का मतलब हम इफ की बाउंड्री बनाना चाहते हैं कि इफ की कंडीशन ट्रू होने पर कौन कौन से स्टेटमेंट हम चलाना चाहते हैं, तो उसकी हमें एक बाउंड्री बनाना है इफ, फिर उसके बाद कॉलन, उसके बाद
नेक्स्ट लाइन से हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो स्टार्टिंग में स्पेस देकर लिखेंगे। अब स्टार्टिंग में कितना स्पेस देना है वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने मान लीजिए 2 स्पेस दे दिए। तो जब हम किसी भी ब्लॉक को कॉलॉन कॉलॉन के बाद नेक्स्ट लाइन पर स्टार्टिंग में स्पेस देकर बनाते, तो इसी को बोलते हैं इंडेंटेड ब्लॉक। और ये जो स्टार्टिंग स्पेस होते हैं किसी भी स्टेटमेंट की शुरुआत में जब दिए जाते हैं तो इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन लेवल आपने कितना यूज करा है अभी? 2 का, 3 का कर लो, 4 का कर लो, 5 का कर लो, 1 का कर लो, मिनिमम 1 इंडेंटेशन लेवल यूज करना ही होगा। ठीक है। अब इस इफ ब्लॉक में मुझे एक और स्टेटमेंट लेकर आना है। तो कोई भी स्टेटमेंट जो सेम इंडेंटेशन लेवल के साथ लिखा जाएगा वो इसी इफ का पार्ट माना जाएगा। हमने क्या करा, ये ऐसे कर दिया। तो अब ये दोनों स्टेटमेंट इस इफ ब्लॉक के हो गए। अब हमने कहा इफ ब्लॉक को बंद करना है। अब हमें कोई भी स्टेटमेंट इस इफ ब्लॉक के अंदर नहीं लिखना है। कोई भी स्टेटमेंट जो बिना इंडेंटेशन के अब लिखा जाएगा ऑटोमेटिकली इफ ब्लॉक को वो टर्मिनेट कर देगा। तो लाइन नंबर 5 अगर मैंने बिना इंडेंटेशन के लिखी तो इसका मतलब है इफ ब्लॉक खत्म हो गया। अब आगे का जो कोड है वो नॉर्मल कोड है, उसको इफ ब्लॉक से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट तब चलेंगे जब ये कंडीशन ट्रू होगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे नहीं चलेंगे। ये 3 स्टेटमेंट हमेशा चलेंगे क्योंकि ये किसी कंडीशन के पार्ट नहीं है। ये वाला स्टेटमेंट हमेशा चलेगा क्योंकि ये किसी कंडीशन का पार्ट अभी नहीं है। तो इस तरह से हम चाहते हैं सर ये भी कंडीशन का पार्ट बने, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों स्टेटमेंट के लिए एक दूसरा इफ ब्लॉक डिफाइन करेंगे। तो मैंने आ गया इफ स्पेस और यहाँ लिख दिया मार्क्स लेस देन 30। अब ये जो कंडीशन ट्रू हुई है, इस कंडीशन ट्रू होने पर अब हमें फिर से एक इफ ब्लॉक बनाना है जो उन स्टेटमेंट्स को रन करवाएगा जो इस कंडीशन की ट्रू होने की वजह से हम चलाना चाहते हैं। तो फिर से क्या लगाएंगे, कॉलन, और नेक्स्ट लाइन से इंडेंटेशन देते हुए हम अपने स्टेटमेंट को लिखें। अब ये जो इंडेंटेशन लेवल आप देते हैं इसका एक स्टैंडर्ड भी होता है। स्टैंडर्ड होता है टैब स्पेस। आप 2 का रख सकते हैं, 3 का रख सकते हैं, 4 का रख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो यूज करते हैं इंडस्ट्री में डेवलपर पाइथन के, वो टैब स्पेस का इंडेंटेशन यूज करते हैं। इसका मतलब रीडेबिलिटी से होगा, कोई टेक्निकल मीनिंग नहीं होगा कि टैब स्पेस क्यों दिया। अब देखने में थोड़ा बेटर लग रहा है, क्लियर है कि ये इफ के ये स्टेटमेंट है, इस वाले इफ के ये स्टेटमेंट है, और कोई वजह नहीं है। लेकिन रूल ये है कि एक ब्लॉक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं उन सब का इंडेंटेशन सेम होना चाहिए। अगर आपने ऐसे कर दिया एरर आ जाएगी, अगर आपने ऐसे कर दिया तो एरर आ जाएगी। तो एक ब्लॉक के अंदर जितने स्टेटमेंट होते हैं उनका इंडेंटेशन लेवल सेम होना चाहिए, ये रूल है। कितना होना चाहिए उसका कोई रूल नहीं, एक स्टैंडर्ड है, टैब स्पेस होना चाहिए, बट रूल ये नहीं है। ठीक है। अब मान लीजिए अभी मैं रन करा दूं तो एरर आएगी, और अगर मैं ऐसे चला दूं तो लगा फिर से एरर आएगी। और अगर सर मैं इंडेंटेशन दूं ही ना तो नहीं दे रहा मैं, ये भी बात सही है, करके देख लेते हैं। एरर मैसेज थोड़ा जूम करके पढ़ोगे तो शायद समझ में ज्यादा आएगा। एक्सपेक्टेड, उम्मीद थी, एन इंडेंटेड ब्लॉक की आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन नंबर 2। क्लियर बता रहा है कि लाइन नंबर 2 पर इफ स्टेटमेंट के बाद एक इंडेंटेशन ब्लॉक की जरूरत थी लेकिन मिला नहीं। तो लाइन नंबर 2 हमारा यही है। इसके आगे क्या चाहिए, इंडेंटेड ब्लॉक। अब जो तरीका बताएगा तो आपको फॉलो करना चाहिए। एक स्पेस दे दे, हमने कहा ये भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, अब चलाएंगे तो चलेगा। एंटर मार्क्स। अब मैंने क्या करा, मार्क्स की वैल्यू कर दी मैंने
45, पास, हैप्पी और थैंक यू। अगर इस प्रोग्राम को मैंने फिर से चलाया और लिख दिया मैंने यहाँ पे 23, फेल, सैड, इस तरह से आपका प्रोग्राम जो आप इससे कह रहे थे करने के लिए वो करके आपको दे रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपसे कहा जाए कि क्या ये सही रहेगा, ये सही है गलत है? सही है, लेकिन अजीब लग रहा है देखने में। गलत नहीं है, लेकिन देखने वाले को अजीब सा लगे, रीडेबिलिटी अच्छी नहीं रही है, खराब हो गई फिर से। तो जो स्टैंडर्ड है हम उसी को फॉलो करते हुए चलते हैं। हर ब्लॉक का अपना अपना इंडेंटेशन लेवल हो सकता है, लेकिन एक ब्लॉक के अंदर सारे स्टेटमेंट का इंडेंटेशन लेवल सेम होना ही चाहिए, नहीं तो एरर आता है। हम थ्रू आउट पाइथन प्रोग्रामिंग टैब स्पेस को फॉलो करेंगे। तो इस प्रोग्राम को मैं दोबारा बनाता हूँ, ये सब ये समझाने के लिए कि अलग अलग हो सकता है। अब आगे के पूरे पाइथन कोडिंग में मैं स्टैंडर्ड फॉलो करूँ, तो मैंने यहाँ पर टैब स्पेस यूज कर, ठीक है, हम टैब स्पेस का यूज करेंगे। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ये जो स्टेटमेंट है अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या होगा? एरर, क्योंकि ना तो ये इफ ब्लॉक का पार्ट है और ना ही अनकंडीशनल स्टेटमेंट है। और अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये कब चलेगा? जब आप फेल हो गए, है ना, लेस देन वाली सिचुएशन में चलेगा। बट हम तो चाहते थे सर ये दोनों सिचुएशन में चले, मतलब ये दोनों में से किसी कंडीशन का पार्ट नहीं, तो अनकंडीशनल है, ये तो हमेशा चलना चाहिए। तो इफ के पहले भी अनकंडीशनल स्टेटमेंट हो सकते हैं और इफ के बाद भी अनकंडीशनल स्टेटमेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए सर ये कॉलन ना लगाएं तो देखो जो भी मन में आ रहा है वो कर करके देख लेना। एक्सपेक्टेड कॉलन, तो इंडेंटेड ब्लॉक बनाने के लिए दो चीजें पार्ट ऑफ सिंटैक्स हो। पहला इफ स्टेटमेंट वर्ड कॉलन, और दूसरा नेक्स्ट लाइन में इंडेंटेशन देना, भले एक स्पेस कर दो देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब अगर आपसे कहा जाए कि हम जब अपना प्रोग्राम बनाएंगे तो इफ और कंडीशन के बीच में एक स्पेस देना है, ये रूल है, या बस मन में आ गया तो दे दिया, नहीं भी दें तो भी चल जाएगा? हमने कहा नहीं, देना पड़ेगा, ये रूल है। नहीं देंगे तो कैसे पहचान करेगा इंटरप्रेटर कीवर्ड कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म हो गया और वेरिएबल कौन सा और कौन सा नहीं है? एटलीस्ट एक स्पेस तो इफ कीवर्ड के बाद और उसकी कंडीशन के बीच में देना पड़ेगा, एटलीस्ट वन। ज्यादा कितना भी दे सकते हैं, क्यों देना चाह रहे हो आप ऐसा? रीडेबिलिटी खराब क्यों कर रहे हो? सिंटैक्स एरर नहीं है, लेकिन ऐसा करने का कोई वजह नहीं है आपके पास। तो जनरली हम इफ कीवर्ड और उसकी कंडीशन के बीच में एक स्पेस रखते हैं। कितने रखने चाहिए? एटलीस्ट वन। कितने और दे सकते हैं आपकी मर्जी, ठीक है। तो इससे रीडेबिलिटी खराब होगी, तो बेटर है आप सिंगल स्पेस पर जा सकते। अब पाइथन ने एक सजेशन दिया कि अगर आप इफ कीवर्ड और उसकी कंडीशन के बीच में स्पेस नहीं देना चाहते, कोई वजह है नहीं ऐसी कि क्यों नहीं देना चाहते, अगर नहीं देना चाहते तो आप पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिख सकते। अब आपको स्पेस देना है दो, नहीं देना है मत दो, आपकी मर्जी, अभी भी चल जाएगा, ठीक है। तो अब इफ कीवर्ड के साथ कंडीशन लिखने के दो तरीके हो गए, स्पेस देकर सिंपल कंडीशन लिख दो या स्पेस नहीं दो और ब्रैकेट के अंदर अपनी कंडीशन लिख सकते हो। तो कोई भी एक हैबिट अपनी बना लो, किसी एक की प्रैक्टिस करना अपनी शुरू करो, जैसे आप जिसका आपका मन करे उसकी प्रैक्टिस कर सको, दोनों सही है ना। चलो अब वैसे अगर आप ध्यान से सोचो तो स्पेस वाले में आपको एक की प्रेस करनी पड़ी, बस स्पेस, और जब आप पैरेंथेसिस लगाएंगे तो एक पैरेंथेसिस ओपन करने की, एक पैरेंथेसिस को क्लोज करने की। और देखो ये जो पैरेंथेसिस होती है
ये 9 नंबर की को शिफ्ट के साथ प्रेस करने से आती है, तो आपको 4 की प्रेस करनी पड़ी, 2 इसके लिए और 2 इसके लिए, तब जाके आप बना पाए। इससे अच्छा तो सर यही था, बस एक ही स्पेस से काम हो गया मेरा। तो आपको आप अपना टाइम बचाना है तो स्पेस वाली प्रैक्टिस ज्यादा बेटर होगी देन पैरेंथेसिस। आप दोनों सही है, जिसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो कर सकते हो, अगर आप सी जाओ बैकग्राउंड चाहते हो तो शायद आपकी प्रैक्टिस ही होगी। ठीक है, बराबर, आगे बढ़ते हैं। अब आगे इस प्रोग्राम में एक लॉजिकल इशू है। आउटपुट वाइज इस प्रोग्राम में कोई समस्या नहीं है। इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फ्लो को एक बार स्लो मोशन में समझेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि मैंने यहां पर लिख दिया 50, आउटपुट में मुझे कोई इशू नहीं है। अब मैं इसको ट्रेस कर रहा हूं, 50 पहुंचा इस वेरिएबल में, इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन हुआ, 50 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, कंडीशन ट्रू। ट्रू आने की वजह से ये स्टेटमेंट चला, ये स्टेटमेंट चला। तो समझ कर आंसर देना, लाइन नंबर 5 का एग्जीक्यूशन होगा या नहीं होगा, इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होगा या नहीं होगा। हाँ भाई, जो ऑनलाइन है एक बार चैट में यस नो कुछ तो लिख दो, पता चले हो क्लास में। यार देखो, इसके ना 2 ही आंसर हैं, तीसरा आंसर तो है ही नहीं। अब आधे लोग कह रहे हैं होगा, आधे लोग कह रहे हैं नहीं होगा। चलो अब मैं कहानी आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, मान लीजिए आप ये कहोगे कि इसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तो इंटरप्रेटर को ये कैसे पता चला कि ये दोनों स्टेटमेंट चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए? अरे वो तो आपने मना कर दिया नहीं चलेगी। आप ये तो कह रहे हो ये नहीं चलेगी, जब आप इसे चलाओगे ही नहीं तो इंटरप्रेटर कैसे डिसाइड कर लेगा कि ये 2 लाइन चलाऊं कि ना चलाऊं? भाई जब ये लाइन चलेगी, यहां से ट्रू बनकर आएगा तो ये स्टेटमेंट चलाएगा इंटरप्रेटर, अगर यहां से फॉल्स बनकर आया तो इन दोनों को नहीं चलाएगा, इसे तो चलाएगा, तभी तो उसे ट्रू फॉल्स पता चलेगा। बिना इसे चलाए इंटरप्रेटर को कैसे पता चलेगा कि इस इफ के अंदर मैं जाऊं या ना जाऊं? अंदर वाले यानी कि इफ के अंदर जो स्टेटमेंट होते हैं ये स्टेटमेंट कंडीशनल होते हैं, इफ अपने आप में अनकंडीशनल होगा। ये तो चलेगा, जब ये चलेगा तब पता चलेगा ना कि ट्रू बना कि फॉल्स बना। अगर ट्रू बना तो अंदर चलते हैं, फॉल्स बना तो अंदर नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं इसके आगे। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होगा, और यहां से क्या रिजल्ट बनकर आया? फॉल्स। और जब यहां से फॉल्स बनकर आया तब इंटरप्रेटर ने डिसीजन लिया कि अब मुझे इफ के अंदर नहीं जाना है, अब मुझे आगे बढ़ना है, जो इफ के आगे कोड लिखा होगा अब मुझे उसे चलाना। ठीक है, तो आउटपुट वाइज तो सर कोई समस्या है ही नहीं, आउटपुट तो हम सही है, पास, हैप्पी, थैंक यू जो भी आ रहा है वो आपका आ ही रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि जब यहां पर एक बार ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई तो दूसरी वाली कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होनी ही नहीं चाहिए थी। ऐसा कैसे रोक पाएंगे आप? मैं इस कंडीशन को जब चला चुका हूं तो मैं चाहूंगा कि ये चले ही ना। मैं इसको चलाने में जो समय लग रहा होगा, भले ही वो 1 सेकंड का 1,000वां हिस्सा होगा, मैं उस 1,000वें हिस्से को भी क्यों लगने दूं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में? जब मुझे क्लियर हो ही गया है कि ये ट्रू है और ये दोनों चल चुके हैं, तो बड़ा क्लियर हूं मैं कि मुझे चलाने ही नहीं है। चेक ही क्यों कर रहे हो? मुझे पता है चेक करोगे तो फॉल्स आएगा, मुझे पता है, लेकिन वो टाइम जो लगेगा चेक करने में, वो टाइम क्यों लगा रहे हो आप? तो क्या करें फिर? हमने कहा इसका एक अल्टरनेट आया कि अगर आप इस इफ की जगह पर एल्स ब्लॉक लगा दें तो आपका वो टाइम बचाया जा सकता है। एल्स ब्लॉक अपनी खुद की कंडीशन कंटेन नहीं करता। एल्स ब्लॉक इफ ब्लॉक से ही पूछेगा कि मुझे चलना है या नहीं चलना है।
दैट मीन्स इफ की कंडीशन ट्रू तो इफ ब्लॉक चलता है, एल्स ब्लॉक नहीं चलता है। इफ की कंडीशन फॉल्स तो इफ ब्लॉक नहीं चलेगा, लेकिन एल्स ब्लॉक हमारा चलेगा। अब यहां पर फर्दर एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ भी नहीं। देखो, अगर मैं 50 लिख दूं, लाइन नंबर 2 चल गई, कंडीशन ट्रू, 3 चल गई, 4 चल गई, अब 5 में चलने को कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर एल्स लगा हुआ है। एल्स अपनी खुद की कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं करता, एल्स इफ के पास जाएगा और वहां देखेगा ट्रू आया था कि फॉल्स आया था। अगर वहां फॉल्स आया था तो अपने अंदर एंट्री करा देगा इंटरप्रेटर की, और अगर वहां ट्रू आया था तो एल्स को आगे पास कर देगा। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा आउटपुट में कोई मतलब ही नहीं था। आउटपुट तो पहले भी सही आ रहा था, अभी भी सही आ रहा है। सिर्फ मैंने अपनी एफिशिएंसी को पहले से थोड़ा सा बेटर कर दिया। वो थोड़ा सा इतना नहीं है कि मेरी आंखें देख पाए, मेरा ब्रेन फील कर पाए, इतना नहीं है वो टाइम। 1 सेकंड का भी 1000 में इसका होगा वो टाइम का। लेकिन सोचो इस तरह से अगर मेरे प्रोग्राम में 10-12 एफएल्स लग गए तो फायदा बहुत हो जाएगा ओवरऑल टाइम पे। अगर ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर सोनू। अब बताओ, इफ चलेगा कि एल चलेगा? तो कल पढ़ाया था मैंने कि यूजर से जब भी इनपुट आता है तो वो स्ट्रिंग आता है, सही है। अब फ्लोट फंक्शन स्ट्रिंग को फ्लोट में तभी कन्वर्ट करता है जब उसके अंदर नंबर हो। अगर उसमें कोई अल्फाबेट आ जाए तो फ्लोट फंक्शन स्ट्रिंग का फ्लोट बनाएगा ही नहीं। तो इस समय एरर किस पर आ गई? लाइन नंबर 1 पर एरर आ जाएगी। कह रहा है कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट, यानी कि इफ एल्स तक तो बात ही नहीं पहुंची, उससे पहले ही आपके प्रोग्राम एरर आ गई, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आप यूजर से कहोगे मार्क्स और यूजर मार्क्स से कुछ और दे देगा तो इसमें प्रोग्राम कुछ नहीं कर सकता। अभी जितना हमने पाइथन पढ़ी है उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस समस्या का भी समाधान है, यूजर तो यूजर है, कुछ भी दे सकता है। आगे जाके टॉपिक कुछ ना कुछ मिलेंगे पढ़ने के लिए जो इस तरह की प्रॉब्लम को भी ओवरकम करेंगे। चलो, अब अगर आपसे कहा जाए कोई स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख दूँ इफ और एल्स के बीच में, अब बताइए कि कब चलेगा? लाइन नंबर 5 का एग्जीक्यूशन कब होगा? इफ के ट्रू होने पर या इफ के फॉल्स होने पर? अच्छा, मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये तो अनकंडीशनल हो गया, ये तो दोनों केस में चलेगा, ना तो इफ ब्लॉक का पार्ट है ये, ना एल्स ब्लॉक का पार्ट है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से तो हमारा आंसर यही होना चाहिए। लेकिन एक नया रूल आ गया, नया सिंटैक्स आ गया। इफ और एल्स के बीच में कोई नहीं आ सकता। जहां इफ खत्म होगा उसके बाद ही हमारा एल्स स्टार्ट होगा। इफ और एल्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ आ सकता है तो कमेंट, और कमेंट तो एग्जीक्यूट होता ही नहीं है। इसका मतलब तो यह कोई आया ही नहीं फिर हमारा। तो अभी सीधा एरर आ जाएगी, प्रोग्राम नहीं चलेगा, इनवैलिड। इफ और एल्स के बीच में कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ सकता, हमारी एरर। ठीक है, जबकि दो इफ के बीच में जितने चाहे उतने स्टेटमेंट आ सकते हैं। इफ के साथ एल्स आपस में कनेक्टेड होता है, इफ के साथ इफ आपस में कनेक्टेड नहीं होता, क्योंकि उसके पास अपनी कंडीशन है, दूसरे इफ के पास अपनी कंडीशन। ठीक है, अब चलेंगे तो चलिए। ठीक है, अभी तक हमने जितनी पाइथन पढ़ी है उससे तो नहीं होगा। आगे जाके कुछ ना कुछ टॉपिक मिलेगा जिससे हम इस काम को कर पाए। हाँ, एक में भी आ सकता है, तो अभी आगे जाके पढ़ेंगे। इफ के साथ एल्स आप एक लाइन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका सिंटैक्स अलग होगा। चलो, अब मान लीजिए आपसे ये कहा जाए
मैंने लिखा इफ, और लिख दिया मैंने यहाँ पर 5 इज ग्रेटर देन 3। थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ लगा दिया मैंने else। क्या आउटपुट आएगा? कंडीशन ट्रू, एप्पल आएगा, एल चलेगी नहीं। ठीक है, अगर हम इफ में कंडीशन की जगह कोई वैल्यू लिख दें, तो पाइथन में एरर नहीं है। इन जनरल हम इफ में एक कंडीशन ही लिखते हैं, लेकिन अगर हमने कंडीशन की जगह कोई वैल्यू लिख दी, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, तो एरर नहीं आती। तो फिर पता कैसे चलेगा इंटरप्रेटर को कि इफ के अंदर जाना है या एल्स के अंदर जाना है? वो तो ट्रू फॉल्स से ही पता करते थे। तो इंटरप्रेटर को ये बताया गया कि भाई अगर कोई वैल्यू 0, 0.0, एम्प्टी स्ट्रिंग या नन है, तो इसको इंटरप्रेटर फॉल्स मानेगा। तो इफ की कंडीशन अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू कंटेन कर रही है रादर देन कंपैरिजन वाली कंडीशन, तो वो फॉल्स मानता है। अदर वैल्यू जितनी भी होंगी उनको इंटरप्रेटर क्या मानेगा? ट्रू मानेगा। अब बताओ इस हिसाब से अब आउटपुट क्या आएगा? एप्पल या मैंगो? इसका मतलब आपने यहाँ पर जो माना है वो किसके बराबर हो गया? तभी तो मैंगो आएगा। ठीक है, अब देखो कि क्या इंडिया फॉल्स माना जाएगा या ट्रू माना जाएगा। यहाँ पर जो भी लिख रहे हो वो फॉल्स माना जाएगा अगर वो क्या हो? नन। क्या ये नन हमने करना है? स्ट्रिंग हो, एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब जिसमें कोई करेक्टर ना हो, उसमें तो 1 2 3 4 5 करेक्टर हैं। ठीक है, हमने कहा नहीं, ये और ये अलग बात। हाँ, ये और ये एक बात हो। अब एक बात है, ठीक है, तो वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो सर ये तो, हाँ जी, अगर स्पेस होगा तब भी अलग हो गई, एक करेक्टर फिर भी आ गया स्पेस। ठीक है, ये फॉल्स है। ठीक है, बाकी अब बताओ फिर, क्या ये जो आपने लिखा है इनमें से कोई है? नहीं। अब जो है वो फिर अदर वैल्यूज में आ गया, और वो सब क्या है हमारा? इसका मतलब दिस स्ट्रिंग रिप्रेजेंट ट्रू वैल्यू इन इफ कंडीशन। तो अब आउटपुट क्या आना चाहिए आपका? एप्पल। ठीक है, ठीक। अब अगर मैं लिख दूं -1, क्या आएगा -1 का आउटपुट? क्या आएगा, एप्पल या मैंगो? क्या है -1 0 के बराबर है? नहीं। तो फिर क्यों आएगा? -1 तो अदर वैल्यूज में चला के ना, चार वैल्यू रट लो, चार वैल्यू फॉल्स के बराबर होती हैं, 0, 0.0, एम्प्टी स्ट्रिंग और नन। बाकी जितनी वैल्यू बच गई जो मैंने नहीं लिखी है, जितनी बच गई वो सब ट्रू के बराबर है। ठीक है, तो अब अगर मैं लिख लूँ यहाँ पर 0.00, अब ये किसके बराबर है? अब ये फॉल्स है, तो 0.0 या 0.0000 एक ही बात। अब आउटपुट आएगा। अगर मैं लिख दूं ऐसे करके
ये ट्रू के बराबर है और इसका आउटपुट आएगा एप्पल। तो इस तरह से इफ में हम क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं वो हमारी समझ में आ जाता है। अच्छा, अगर मैं इफ में कुछ लिखूं ही ना तो देखते हैं। इन्होंने कहा फॉल्स, एक बोलेगा ट्रू, एक बोलेगा एरर, चौथा आंसर तो है ही नहीं। तो तीन ही आंसर होंगे, या तो ट्रू माना जाएगा, फॉल्स माना जाएगा, या एरर आ जाएगी। ये नहीं हो सकता। क्या माना गया? फॉल्स। इसलिए आउटपुट हमारा एल्स ब्लॉक का है। चलो, अब ये कई बार बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, इफ के साथ अगर आपने पैरेंथेसिस लगाई है और लिखा कुछ नहीं है तो फॉल्स के बराबर है। लेकिन अगर आपने इफ के साथ पैरेंथेसिस भी नहीं लगाई, अब ये क्या आ जाएगी हमारी, और स्पेस दे दें तो। ठीक है, तो इफ के साथ आप कुछ ना कुछ लिखेंगे जरूर, भले ही एम्प्टी पैरेंथेसिस लिख दें, लेकिन अगर आपने स्पेस दे दिया, लिखा कुछ नहीं, तो अब ये एरर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलो, तो इस तरह से अगर मैं लिख दूं ड्यू कैट, तो किसके बराबर माना जाएगा? ट्रू। ट्रू के बराबर माना जाएगा और इफ का कोड हमारा चल जाएगा। अब अगर आपसे कहा जाए कि मैं लिखा इफ 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज लेस देन 3, क्या 5 छोटा है 3 से? फॉल्स। फॉल्स पे क्या चलता है? एल्स ब्लॉक। अब इस बार हमने करा क्या, एल्स ब्लॉक दो लगा, दोनों चलेंगे या कोई एक चलेगा? अब यहाँ पर सिंटैक्स कहता है एरर आएगी। एक इफ ब्लॉक के लिए एक ही एल्स ब्लॉक आ सकता है, एक से ज्यादा एल्स ब्लॉक हमारा नहीं है। सिंटैक्स है। अब मान लीजिए मैंने आपको ये पढ़ा दिया और कल मान लीजिए आपका इंटरव्यू हो गया, और इंटरव्यू के अंदर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, बताओ एक प्रोग्राम में कितने एल्स ब्लॉक आ सकते हैं, तो आप क्या आंसर दे के आएंगे? किसी का हम एक चल रहा होगा जरूर, अभी तो पढ़ाया है मैंने, एक ही आता है। तो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज था, ध्यान से अगर आपने सुना होगा तो शायद आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैंने अभी क्या पढ़ाया है, एक इस ब्लॉक में एक ही एल्स आ सकता है। इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक प्रोग्राम में कितने एल्स ब्लॉक आ सकते हैं। सर एक प्रोग्राम में कितने पे लगाए हैं, हर एक का एक ही एल्स ब्लॉक हो सकता है। प्रोग्राम का एल्स ब्लॉक का कोई मतलब नहीं। एल्स ब्लॉक का मतलब किससे है? इससे है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इंटरव्यूअर का क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो हम सही आंसर दे भी नहीं पाएंगे, हम आता हुआ गलत हो जाएगा, और घर आकर हम ये सोचेंगे कि गलत कहाँ था, मैं तो सही था, पता नहीं क्यों नहीं लिया मुझे इंटरव्यू में, क्योंकि हमें तो अपनी गलती कभी नजर आएगी नहीं, है ना। तो एक इफ ब्लॉक में एक ही एल्स ब्लॉक अलाउड है, एक से ज्यादा अलाउड है। अब सही है, एक ही एल्स ब्लॉक है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ चीजों का जानना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आप जान रहे हो वो किस ऑर्डर में लिखी जाती है, किस क्रम में लिखी जाती है, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर एरर आएगी, है ना, ये आंसर आपका सही है। अब मैं दो इसके रीजंस बताऊंगा, आपको सही रीजन आइडेंटिफाई करना है। ये इसलिए एरर है कि इफ के बाद एल्स नहीं है, ये इसलिए एरर है कि इफ के पहले आपने एल्स लगा दिया है। दोबारा सुनेंगे, पहली रीजन मैंने बताया कि ये इसलिए एरर है
कि इफ के बाद एल्स नहीं लगाया आपने। दूसरा रीजन था यार कि इसलिए एरर है कि आपने इफ के पहले एल्स लगा दिया। दोनों सही है। अब एक तीसरा स्टेटमेंट, ये इसलिए एरर है कि एल्स के पहले इफ नहीं है। सब एक ही बात नहीं है, सब अलग अलग बातें हैं, है ना। शब्दों को ध्यान से सुनना पड़ता है और समझना पड़ता है, ब्रेन के अंदर पिक्चर बनानी पड़ती है, तब समझ में आता है। तो अब ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं, मैंने तीन बात बोली। पहला बोला ये इसलिए एरर है क्योंकि इफ के बाद एल्स नहीं। अब बस इस स्टेटमेंट को पकड़ कर बैठ जाओ और इमेजिन करो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने इफ के बाद इफ लगा रखा हो? सबसे पहला जो मैंने प्रोग्राम बनाया तो उसमें इफ के बाद इफ ही तो था। ट्रू, जो आपका पास फेल वाला प्रोग्राम मैंने बनाया था उसमें एल्स तो था ही नहीं इफ के बाद। तो ये बात आप कैसे कह सकते हो कि इफ के बाद एल्स नहीं इसलिए एरर है? ये तो कोई सिंटैक्स ही नहीं है। इफ के बाद एल्स नहीं लगाना है मत लगाओ, इफ के बाद इफ लगा, तो इवन इफ के बाद मैं कुछ नहीं लगाऊंगा तब भी सही है, कोई एरर नहीं है। इफ ये नहीं कह सकता कि मेरे आगे जरूर लगाना पड़ेगा एल्स। हम लगा रहे हैं हमारी मर्जी, नहीं लगा रहे हमारी मर्जी, तो इसलिए एरर नहीं है कि इफ के आगे एल्स नहीं है। अच्छा, फिर आपने दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला? इसलिए एरर है क्योंकि इफ से पहले आपने एल्स लगा दिया है। मैंने कहा चलो इसको भी निपटते हैं। मैंने इफ के पहले एल्स लगा दिया है। अच्छा, ये बताओ, अगर मैं इसके ऊपर इफ लगा दूं तो मैं तो ये मान के सोच रहा हूं कि ये वाला एल्स तो इस वाले इफ का है। इसको क्या मतलब? ये अपना अपना देखे आगे, मतलब इफ के पहले एल्स आ सकता है, लेकिन वो एल्स किसका होगा? उसके अपने इफ का हो सकता है। अब तीसरा आंसर मैंने क्या दिया था? तीसरा आंसर दिया था कि ये इसलिए एरर है कि आपने एल्स के पहले इफ नहीं लगाया। तो ये आंसर आपका सही है। एल्स ब्लॉक अगर आएगा तो उसके पहले इफ जरूर होना चाहिए, उसके बाद क्या होगा इसको फर्क नहीं पड़ता इंटरप्रेटर। एल्स के पहले क्या होना चाहिए इस पर फर्क पड़ता है इंटरप्रेटर को। एल्स के पहले क्या होना चाहिए? इफ होना चाहिए, इसलिए एरर है। एरर तो है, पता है उसमें इंटरव्यू को जब आपको पूछा जाएगा तो ऐसे ही ऑप्शन दे देंगे, बताओ सही वजह क्या है एरर आने की। तो ये नहीं पूछेंगे एरर है कि नहीं, पहले ही बता देंगे एरर है, अब बताओ क्यों है। ठीक है, तो एल्स अकेला आ सकता है? पर अभी तो बताया आपने, एल्स के पहले क्या होना जरूरी है? इफ। ये रूल है, एल्स के पहले इफ होना जरूरी है। बाकी बातें याद रखो मत रखो, एक बात जरूर याद रखनी है, एल्स के पहले इफ जरूर होता है। अगर वो नहीं मिला तो आंख बंद करके एरर है, ये एरर है। अकेला इफ आ सकता है, इफ के पहले क्या होगा इफ के बाद क्या होगा कोई कंडीशन नहीं। इफ के पहले कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। इफ के बाद कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। इफ अकेला आ सकता है, एल्स अकेला कभी नहीं आएगा, अपने साथ इफ लेकर जरूर आएगा। ठीक है, चलिए। अब अगर आपसे कहा जाए, मैंने इफ लगा दिया, कंडीशन क्या है? फॉल्स। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमारे प्रोग्राम में इफ ब्लॉक के अलावा और भी चीजें हो सकती होंगी, उनका आउटपुट आएगा, इस इफ ब्लॉक का आउटपुट नहीं आएगा। अगर हम इस वाले प्रोग्राम को फोकस करें तो इस प्रोग्राम में सिर्फ इफ ब्लॉक ही लिखा हुआ है और कोई है ही नहीं कोड हमारा। तो इस वाले प्रोग्राम में आपका आंसर सही है कि कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन ये जनरलाइज कह देना, ये आंसर गलत है कि अगर इफ की कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो आउटपुट ही नहीं आएगा, है ना। इफ के अलावा और भी कोड हमारा इफ के पहले इफ के आगे लिखा हो सकता है, तो चलेगा ही हमारा। ठीक है, शब्दों का चयन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहे हो, सामने वाला क्या समझ रहा है, कुछ और बोलने से कुछ और मीनिंग हो जाएगा। चलो, अब आगे चलते हैं।
अब मुझे इस प्रोग्राम में एक और लेवल पे जाना है। मैं चाहता हूँ पास फेल के अलावा ये बताओ फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन के फेल, मतलब आप 2 कंडीशन से आगे बढ़कर 3, 4, 5 कंडीशन पे जाना चाहते हैं। कंडीशन कई सारी हो सकती है मेरे प्रोग्राम में, ठीक है। तो अब वही पहले मार्क्स इनपुट कर लेते हैं। इंटर मार्क्स। अब इफ मार्क्स इज लेस देन 30 तो मैंने कह दिया फेल। अभी हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट जो ऑप्शन अवेलेबल है वो ये, जितनी कंडीशन उतने। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हमेशा काम करेगी, भले ही प्रोग्राम का एफिशिएंसी सही है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वो है जो हमेशा काम करेगी। जितनी कंडीशन उतने पे लगा, आउटपुट आपका आएगा, डेफिनेट आएगा। ये अलग बात है कि और भी अच्छा प्रोग्राम बनाया जा सकता था जो कम समय लेकर एग्जीक्यूट हो जाता। तभी हम पहले आउटपुट ले आते हैं, फिर सोचेंगे कि हम और अच्छा कर सकते थे क्या इसमें। तभी आपने क्या कहा, फेल। फिर आपने क्या बोला, हमने कहा थर्ड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ये बनाओ। एक इफ लगा दिया। इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30 तो हमने क्या कर दिया, थर्ड डिवीजन पास कर दिया। अब ये प्रोग्राम काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एरर इसमें एक भी नहीं होगी, लेकिन आउटपुट आपके हिसाब से नहीं आएगा। मान लीजिए मैंने मान लिया कि अगर आपके मार्क्स 45 है, उससे ज्यादा है, तो आप सेकंड डिवीजन के मार्क्स से पास हो गए। और अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हैं, तो मैंने मान ली आपकी फर्स्ट डिवीजन आ गई। ठीक है। अब एल्स के हमने लगाई नहीं। मैंने क्या बोला, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, जितनी कंडीशन उतनी है, बाकी सब भूल जाओ, आउटपुट गारंटेड आएगा। लेकिन वो सही आएगा गलत आएगा आपके हिसाब से आएगा नहीं आएगा, वो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैं लिख दिया 40। एंटर करते ही लाइन नंबर 1 में 40 मार्क्स वेरिएबल में जाकर स्टोर हो गया। लाइन नंबर 1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। लाइन नंबर 2 पर इफ कंडीशन का एग्जीक्यूशन हुआ, 40 इज लेस देन 30, नहीं सर फॉल्स हो गया। तो लाइन नंबर 2 का इफ ब्लॉक फॉल्स हो गया, इसलिए उसके अंदर का कोड नहीं चला। लाइन नंबर 4 पर कंट्रोल आ गया। लाइन नंबर 4 पे इफ मार्क्स, मार्क्स की वैल्यू क्या है, 40, 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, सर बात सही है, ट्रू हो गया। तो इस वाले इफ का कोड चला देते हैं और आउटपुट हमने थर्ड डिवीजन देख लिया। अब जाना कहीं नहीं है, आगे बढ़ो। इंटरप्रेटर लाइन नंबर 6 पे जाएगा, क्योंकि वो इफ है, जितने इफ होते हैं सारे चलाने पड़ते हैं इंटरप्रेटर को। तो लाइन नंबर 6 पे गया, आप सोच रहे थे काम खत्म, काम खत्म नहीं हुआ अभी। लाइन नंबर 6 पे गया इंटरप्रेटर। अब यहाँ पर 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45, फॉल्स। इसकी वजह से लाइन नंबर 6 का कोड नहीं चला, कोई बात नहीं। अब 8 पर आ गया इंटरप्रेटर, 8 की कंडीशन चेक करी, 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, हमने कहा नहीं सॉल्व, इसलिए ये वाला इफ भी नहीं चला। अब आगे प्रोग्राम बचा ही नहीं है, इसलिए अब आपका आउटपुट जो आना था वो आ गया। ठीक है। अब देखो, कम से कम इंटरप्रेटर आउटपुट तो सही दे रहा है, ये तो यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि कितना कोड चला कितना नहीं चला, आउटपुट सही आ गया। हमने कहा अब देखना एक बार 70 नंबर, बताओ जितना अभी मैंने समझाया, जिस एग्जीक्यूशन फ्लो को हमने समझा, उसके हिसाब से इसका आउटपुट क्या आएगा। थर्ड डिवीजन आएगी, आएगी। 70 बढ़ाया 30 से, फिर
फिर ये भी चलेगा। इंटरप्रेटर तो जितने इफ है सबको चलाएगा, सारे ट्रू तो सब चलेंगे। सेकंड डिवीजन भी आ गया, फर्स्ट डिवीजन भी आ गया, सब पास हो गए। थर्ड भी है, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है। क्लियर हो गया, जितने इफ चलेंगे जरूर। अब आपको सोचना है कंडीशन फॉल्स हो जाए किसी तरह से, सो डैट आउटपुट ना देखे इफ का, इफ तो चलेगा। अब क्या करें, हमने एक काम करते हैं, अभी इस प्रोग्राम में कुछ ऐसा सोचते हैं जिससे कि हम इफ चल रहा है तो चलने देते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो फॉल्स हो जाए। बाउंड्री बनाते हैं। बाउंड्री कैसे बनाएंगे, बाउंड्री बनाएंगे यहाँ पर इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो, सही बात है, लेकिन 45 से कम होनी चाहिए तो थर्ड डिवीजन आएगी। यानी कि साथ में एक कंडीशन और डाल देते हैं कि मार्क्स 45 से कम भी होने चाहिए, मतलब 30 से ज्यादा हो और 45 से कम भी हो, तब हम थर्ड डिवीजन की बात करेंगे। तब बताओ, ये दोनों कंडीशन ट्रू होने पर ही मैं पूरा इफ ट्रू चाहता हूं, तो इन दोनों कंडीशन को कैसे कंबाइन करें, बीच में क्या लगा दें, लॉजिकल एंड। लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ दे, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और। लॉजिकल एंड कहता है दोनों कंडीशन ट्रू होने पर मैं ट्रू आऊंगा, और लॉजिकल और कहता है कोई भी एक कंडीशन ट्रू आएगी तो मैं ट्रू आ जाऊंगा। तो मुझे यहाँ पर एंड की जरूरत पड़ गई, तो मैंने यहाँ पर एंड लगा दी। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंड मार्क्स इज लेस देन। अब अगर आप 70 लिखेंगे तो होगा क्या, ये तो ट्रू लेकिन ये फॉल्स हो गया, है ना। अब एंड क्या बोलेगा, ओवरऑल फॉल्स, इसलिए ये वाला इफ नहीं चला। ठीक है, ये ट्रू हो गया 70 के हिसाब से, बट ये तो फॉल्स हो गया, इसलिए ओवरऑल एंड फॉल्स देगा। अब ये 70 इज ग्रेटर देन 60, अब सही है सर। अब आप अपना प्रोग्राम चलाएंगे, जैसा चलाएंगे वैसा चलेगा। अब इस प्रोग्राम में आउटपुट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आउटपुट वाइज ये प्रोग्राम एकदम परफेक्ट और करेक्ट आउटपुट देगा, कभी गलत आउटपुट नहीं देगा। लेकिन अब मैं इसको स्लो मोशन में एक बार समझूंगा फिर से। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ मार्क्स की वैल्यू दे दी 25, आउटपुट क्या आएगा इसका, फेल। ठीक है, लाइन नंबर 2 पर कंडीशन ट्रू हो गई, आउटपुट आ गया फेल। उसके बाद इंटरप्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लाइन नंबर 4 को चलाया गया होगा या नहीं, चलाया गया होगा, और वो फॉल्स आ गई होगी, इसलिए लाइन नंबर 4 का इफ नहीं चल पाएगा। लाइन नंबर 6 भी चली होगी, लाइन नंबर 8 भी चली होगी, तो सर टाइम भी लग रहा है, हमने कहा टाइम लग रहा होगा बिल्कुल, आंसर तुम्हारा पहले ही आ गया। मजबूरी है क्या करे, इंटरप्रेटर कह रहा है जितने इफ लगे मुझे चलाने पड़ते हैं। अब भले ही प्रोग्रामर ने ऐसा लिखा हुआ है कि वो कंडीशनली फॉल्स हो जाएंगे, बट इंटरप्रेटर को थोड़ी पता है कि फॉल्स हो जाएंगे, उसको तो चलाने पड़ेंगे सारे के सारे। तो आउटपुट वाइज तो हम करेक्ट हैं, लेकिन हमने अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बहुत स्लो करा दिया है। एक तो पाइथन वैसे स्लो होती है, आपने कोड ऐसा लिख दिया और स्लो हो गई हमारा एग्जीक्यूशन। करें क्या करें, यहाँ पर इसके साथ एक एल्स लगा सकते हैं, एक से ज्यादा एल्स तो लगा भी नहीं सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि इफ एल्स 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 लगा दो, एल्स तो एक ही लगा सकते। तो यहाँ पर हमें एक सॉल्यूशन दिया गया, और वो सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, इफ के साथ एलिफ। सी में होता था एल्स इफ, पाइथन में होता है एलिफ, एस ई। लिखते नहीं है, बोलने के लिए बोल दो, ठीक है, लिखते नहीं है, एल इफ, एलिफ एलिफ एलिफ। तो इसके साथ जब एलिफ लगाते हैं तो एलिफ एल्फ से अलग कैसे, पहला एलिफ की कंडीशन हो सकती है जबकि एल्फ की कंडीशन नहीं है। दूसरा, एक इफ के साथ जितने चाहे उतने एलिफ लगा सकते हैं, जबकि एक इफ के साथ एक ही एल्फ लगा सकते हो अगर लगाना चाहते हैं। एल्स के जैसा कैसे है, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब ये चलते कैसे हैं वो समझते हैं। मान लीजिए मार्क्स की वैल्यू हमारा 20 आई,
ये कंडीशन ट्रू होगी। अब इंटरप्रेटर इस इफ की फैमिली में, अब इसको एक फैमिली मान लेते हैं, ये पूरा एक परिवार हो गया, इस पूरी फैमिली में आगे कोई भी कंडीशन नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि पहले ये क्या हो चुकी है हमारी ट्रू। अब आपका कोड, इस फैमिली के आगे जो कोड लिखा हुआ है, एक मैसेज डाल देते हैं कोई, मान लो बाय करके। अब सीधा ये ट्रू होने के बाद इंटरप्रेटर सीधा यहाँ पर आएगा, इन सबको इग्नोर कर देगा, किसी को नहीं चलाएगा। लेकिन अगर मार्क्स की वैल्यू 40 आई, तो क्या आप ये सोचोगे सीधा इंटरप्रेटर यहां जंप कर जाएगा? शुरू तो यहीं से करेगा वो। तो इंटरप्रेटर 40 अगर वैल्यू आई तो इफ चलाएगा, 40 इज लेस देन 30, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। अब इंटरप्रेटर क्या कह रहा है, इस फैमिली में अगर प्रीवियस कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट कंडीशन को रन कराया जाएगा। फॉल्स से प्रीवियस, नेक्स्ट कंडीशन को रन कराया जाएगा। ये ट्रू 40 के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, ये भी ट्रू, ओवरऑल ट्रू आ गया, ये एलिफ ट्रू हो गया, आउटपुट आ गया 30। अब इस फैमिली में एक ट्रू हो चुका है, अब पूरी फैमिली में से कोई नहीं चलेगा, किसी का एग्जीक्यूशन नहीं कराएंगे। मान लीजिए ये भी फॉल्स हो जाता, तो फिर इंटरप्रेटर इसको चलाता, और अगर ये ट्रू हो गया तो आगे अब कोई नहीं चलेगा, और अगर ये भी फॉल्स हो गया तो फिर आगे वाला चलाया जाएगा। तो नेक्स्ट कंडीशन तब चलेगी इफ एलिफ वाले सिनेरियो में जब प्रीवियस सारी कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है। अगर कोई भी एक ट्रू हो गई है तो आगे अब जितने एलिफ लगे हुए हैं कोई नहीं चलेगा, अब सीधा एग्जीक्यूशन आगे के कोड का होगा जो लास्ट एलिफ के बाद लिखा होगा। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ 20 लिख दूं तो मेरा एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हो गया होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 78 तो इस बार मेरे एग्जीक्यूशन में कोई खास फर्क पड़ा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको लेकर तो इंटरप्रेटर को सारे चलाने पड़ गए होंगे, ये भी चला होगा, ये भी चला होगा, ये भी चला होगा, ये भी चला होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ के साथ एलिफ में लगाऊंगा तो हमेशा मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हो रहा होगा। अगर ऊपरी कंडीशन ट्रू हो गई तो मैं कहूंगा फास्ट हो गया, और कंडीशन बाद में ट्रू हुई कंडीशंस में तो फिर कोई फायदा नहीं मिलेगा, कहीं तो मिल ही रहा है फायदा। अगर मैं मल्टीपल इफ लगा दूंगा तो फिर तो गारंटी है कि सारे के सारे चलेंगे ही चलेंगे, कभी फायदा आपको मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए हम प्रिफर करते हैं इफ के साथ एलिफ। तो जब आपको मल्टीपल कंडीशंस पे काम करना हो और वो मल्टीपल कंडीशंस को आपस में कनेक्ट आप करना चाहते हैं, कनेक्ट का मतलब यही है कि अगर एक चल गई तो हम चाहते हैं आगे की कंडीशन ना चले, इवेल्युएट ही ना हो, तो इफ के साथ हम क्या लगाते हैं? एलिफ एलिफ लगाते हैं। अब हमसे कहा गया इस परिवार में एक सदस्य और आप लगा सकते हैं एल्स ब्लॉक। ये एल्स ब्लॉक किसी एक का नहीं है, सबका है। जब इनमें से कोई भी ट्रू नहीं होगा तो एल्स चलेगा, अगर इसमें से कोई भी एक ट्रू हो गया तो एल्स नहीं चलता है। क्या लिखोगे एल्स में? आपके मार्क्स 30 से कम है तो फेल, 30 से लेकर 60 तक है तो ये क्या लिख सकते हैं इसमें? तो फिर यहाँ पर आपको कंडीशन लगानी पड़ जाएगी, या चलो मैं यहाँ पर एक डाल देता हूँ, एंड मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अगर किसी ने कह दिया मेरे परसेंटेज 120% आई, झूठ बोल रहे, 100% ज्यादा कैसे आ सकते हैं किसी के नंबर? हम परसेंटेज में मार्क्स मांग रहे हैं तो मैक्सिमम मार्क्स 100% आ सकते हैं। तो अगर किसी ने 100 से ज्यादा दे दिए, इट मीन्स कि अब मैं एलिफ लगाकर क्यों चेक करूं, इसका मतलब वो 100 से ज्यादा ही होंगे, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने इनवैलिड मार्क्स। उल्टा लगा दिया, लेस देन इक्वल टू, लेस देन चलिए ना बात। अब आप 120 दोगे तो मना कर देगा, मिनट में सही दोगे तो सही चलेगा। अब जाके ये पूरा कंडीशन का कॉन्सेप्ट तैयार है। तो जब आपको एक ही कंडीशन चाहिए तो इफ, दो कंडीशन चाहिए दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, इफ के साथ एल्स। दो कंडीशन चाहिए आपस में कनेक्टेड नहीं है तो इफ के साथ इफ।
मल्टीपल कंडीशन चाहिए, आपस में कनेक्टेड नहीं है, मल्टीपल है, मल्टीपल कंडीशन चाहिए, आपस में कनेक्टेड है, इसके साथ एलिफ एलिफ है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कब हमें कौन सी कंडीशन चलानी चाहिए और कब हमें कौन सी कंडीशन नहीं चलानी। अब एक नई कंडीशन तो नहीं है, लेकिन एक नई सिचुएशन है। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि हम पेटीएम को लेकर एक छोटा सा कोड बनाना चाहते हैं, सरप्राइज कैशबैक का। आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं और अगर वो अमाउंट 100 से ज़्यादा हुआ या 1000 से ज़्यादा हुआ तो पेटीएम की तरफ से 50 कैशबैक आपको मिलता है। ये बात आपको पता नहीं थी पहले, अचानक से आप किसी को पेमेंट कर रहे थे और 1000 या उससे ज़्यादा का पेमेंट कर रहे थे तो आपका -50 हो गया अपने आप। तो मुझे उस वक्त कोड बनाना है। मैंने कहा ठीक है, तो यूजर से पहले अमाउंट इनपुट कराओ। तो जस्ट इल्यूजन है, सिमुलेशन है उस कोड का। अब यहाँ पर आपको 50 कैशबैक देना है। कब देना है? अगर अमाउंट कैसा हो, 1000 या उससे ज्यादा हो। तो क्या लगाना है यहाँ पर? इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। कैशबैक का लॉजिक क्या होता है? सेकंड थर्ड क्लास की मैथमेटिक्स। सेकंड थर्ड क्लास की मैथमेटिक्स कैसे होती है? हमने कहा अगर आपसे कहा जाए कि 1000 रुपये का आपका अमाउंट हुआ और 50 रुपये का इमीडिएट कैशबैक देना है, यानी कि जब आप पेमेंट करेंगे 50 रुपये कम करके करेंगे, तो क्या लॉजिक होगा? अमाउंट इक्वल टू अमाउंट माइनस, माइनस ही तो करना है, सेकंड क्लास का लॉजिक है माइनस करना। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक मैसेज लिख दो, 50 कैशबैक एडेड। अब हमसे कहा गया अगर यूजर को फर्स्ट कैशबैक मिल गया 50 वाला, तो हम एक और सरप्राइज देंगे, सरप्राइज पे सरप्राइज। अब आप एक प्रोमो कोड भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर वो प्रोमो कोड की वैल्यू इंडिया निकली, 50 रुपये का कैशबैक और मिल जाएगा। तो अब आपसे हम क्या पूछेंगे? प्रोमो कोड पूछेंगे। तो प्रोमो कोड टीसी वेरिएबल ले लिया, स्ट्रिंग टाइप का ही प्रोमो कोड हमने मान लिया। एंटर प्रोमो कोड। अब क्या करें? चेक करो क्या प्रोमो कोड की वैल्यू इंडिया आई है। तो चेक कैसे करेंगे? अभी पहले क्या लगाएं? इफ लगाना पड़ेगा। ठीक है सर, इफ तो ऑलरेडी चल रहा है, तो इस इफ के अंदर भी हम एक इफ और लगा सकते हैं, पीसी इक्वल टू इंडिया। अगर हम अपना इफ के अंदर जो भी कोड बना रहे हैं वो ऐसा कोड है जिसको फर्दर आगे तब चलाया जाएगा जब एक और शर्त पूरी हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन हम क्या यूज करते हैं? नेस्टेड कंडीशन का यूज करते हैं। नेस्टेड कंडीशन क्या होती है? इफ के अंदर if। ठीक है, तो अब नेस्टेड इफ का अपना इंडेंटेड ब्लॉक बनेगा। ये नहीं कहना कि ऑलरेडी इंडेंटेड ब्लॉक में, नहीं, हर ब्लॉक का अपना इंडेंटेशन होगा। तो नेस्टेड इफ है उसका अपना बनेगा। फिर से अमाउंट इक्वल टू अमाउंट माइनस 50। फिर से मैसेज दे दो 50 कैशबैक एडेड। अब उसके बाद मैं चाहता हूं अंदर वाले इफ का एल्स भी लगाया जाए। अगर प्रोमो कोड इंडिया नहीं निकला तो बता दो यूजर को इनवैलिड प्रोमो कोड। बाहर वाले इफ का हमें एल्स नहीं लगाना, बिना एल्स के हम लोग अब आगे कुछ भी लिखेंगे तो हम चाहते हैं वो चले ही चले। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर फाइनल अमाउंट जो पे करना है वो। अब यहाँ पर AMP वेरिएबल की वैल्यू जितना आगे एग्जीक्यूट हो रहा है कोड, जो अपडेट हो गई होगी वो प्रिंट होगी। अगर जो जो कोड नहीं चला तो जो ऊपर वाली थी वही यहाँ पर है। एंटर अमाउंट हमने कहा 500 रुपये।
तो 500 पेमेंट करो, कोई कैशबैक कुछ नहीं, कोई सरप्राइज नहीं मिला। हमने कहा 1200 रुपये सरप्राइज मिलेगा आपको, 50 का कैशबैक मिल गया, बताओ प्रोमो कोड ही बताओ। हमने कहा भारत। हमारे प्रोग्राम को नहीं पता इंडिया और भारत एक बात होती है। इनवैलिड प्रोमो कोड 1150 दे दो, ठीक है। फिर चलाया प्रोग्राम, 1500 रुपये, 50 का कैशबैक मिल गया, प्रोमो कोड बताओ, 50 का और मिल गया। अब आपको सिर्फ 1400 पे करना है। पीसी वाली स्टेटमेंट प्रोमो कोड की है, यूजर से हमने फर्दर एक प्रोमो कोड इनपुट कराया है। अब इस प्रोमो कोड को हम कंपेयर करेंगे, क्या ये इंडिया है? अगर इंडिया हुआ तो फिर से हम 50 का कैशबैक और देना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने एक बैरल बनाया पीसी नाम से, प्रोमो कोड कोई नाम रख लो इसका। और ये प्रोमो कोड हम यूजर से कब पूछेंगे? जब पहला वाला प्रोमो कोड उसे मिल चुका है। अगर पहला वाला नहीं मिला है तो उसे दूसरे वाला भी नहीं देना है। देखो अगर मैं इसको चलाऊं और मैं लिख दूं यहाँ पर, मान लीजिए 300 रुपये, तो पूछेंगे नहीं आपसे आगे का। तो प्रोमो कोड वाला आपसे तभी पूछेंगे जब आपको पहला वाला प्रोमो कोड मिल चुका है, पहला वाला आपको जो कैशबैक है वो मिल चुका है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन के अंदर कंडीशन बना सकते हैं, तो बोलते हैं नेस्टेड कंडीशन। नेस्टेड कंडीशन इफ एल्स हो सकती है, इफ एलिफ नेस्टेड हो सकता है। एल्स के अंदर भी हम फर्दर इफ लगा सकते हैं, एलिफ के अंदर भी फर्दर हम इफ लगा सकते हैं। तो नेस्टेड इफ का मतलब ये नहीं है कि इफ के अंदर ही इफ आएगा, नेस्टेड इफ एल्स के अंदर भी आ सकता है। एलिफ जो आप लगाते हो उसके अंदर फर्दर आप अपना इफ लगा सकते हैं, डिपेंड करेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है आपकी और किस रिक्वायरमेंट पर आप जाना चाहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए ड्यूकेट के मेन गेट की चाबी मेरे पास है, मैं ड्यूकेट के अंदर एंटर कर गया, रिसेप्शन वाले एरिया में घुमाया, है ना, बाहर जाके पानी पी लिया वाटर कूलर पे। अब मैं अपने इस रूम में आना चाहता हूँ जहाँ पर पढ़ाई हो रही है, इसकी चाबी नहीं है मेरे पास, है ना। अब ये बताओ, ये जो कहानी है, इस कहानी में प्रोग्रामिंग को अगर मैं फिट करूँ तो इसका मतलब क्या है, मेन गेट पर एक लगा हुआ है, उसकी चाबी है, मतलब कंडीशन 2 हो गई। अब आप ड्यूकेट के अंदर आ गए, आपने जितना काम करना था कर लिया। अब आप ड्यूकेट के अंदर आकर एक कमरे में जाना चाहते हैं, वहां पर ताला पड़ा हुआ है, मतलब वहां कंडीशन क्या है आपकी, फॉल्स। हमारा कहानी क्या चल रही, इफ के अंदर इफ, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, नेस्टेड कंडीशन का यूज करते हैं। ऑलरेडी एक कंडीशन ट्रू हो गई है, हमने कुछ काम कर लिया, अब आगे का काम करने के लिए एक और कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो भी सही है तो आगे बढ़ने देंगे, नहीं तो नहीं बढ़ने देंगे। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, नेस्टेड कंडीशन या इफ के साथ इफ का यूज हम करते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी हमारा जो कंडीशन लिखने का एक पार्ट था वो हमारा पूरा हो गया, और ये पार्ट क्या था हमारा, इफ कंडीशन। अब दूसरा पार्ट क्या था हमारा, मैच कंडीशन। मैच कंडीशन पढ़ेंगे कल। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक प्रोग्राम मैं आपको बनाने को दे रहा हूं, आप अपने आप बना के लाइएगा घर से, कौन सा प्रोग्राम होगा, इवन ऑड। यूजर से नंबर इनपुट कराना है, फिर आपको बताना है उस नंबर के बारे में, तो वो नंबर इवन है या नंबर ऑड। इस काम को करने का आपको प्रोग्राम बनाना है। दूसरा प्रोग्राम बनाना है पॉजिटिव नेगेटिव। यूजर से एक नंबर मांगना है, अब आपको ये बताना है कि यूजर ने जो नंबर इनपुट कराया है वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो ये 2 प्रोग्राम आपको बनाने हैं, ठीक है। कल थर्सडे, कल हमारा ऑफ रहेगा। हमारी अगली क्लास अब जो होगी फ्राइडे को होगी। ये 2 प्रोग्राम चेक करेंगे पहले, उसके बाद फिर हमारा मैच कंडीशन, फिर आपको और कुछ प्रोग्राम्स हैं जो दे दिए जाएंगे। टाइम पर आने की कोशिश करिए, अभी बैच आपका 4 बजे चल रहा है, तो आपको 4 बजे क्लास में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप 4:10 तक 4:15 तक आ रहे हैं तो नुकसान इसमें आपका हो रहा है कहीं ना कहीं, और वो नुकसान ऐसा हो सकता है पूरी क्लास खराब कर दे आपकी, और हो सकता है अगली क्लास, अगली 2-4 क्लास भी खराब कर दे, ठीक है। अभी हम लोग 1 घंटे के आसपास पढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम पर क्लास आपकी 1.5 घंटे की कर दी जाएगी। अब वो आधा घंटा जो बढ़ेगा आपका, मुझे नहीं पता, इधर मैं आधा घंटा बढ़ाऊंगा, 3:30 से 4-5 करूंगा, या 4 से 5:30 करूंगा, जो भी होगा इस टाइम स्लॉट में आपका होगा। 3:30 से 5:30 में 1.5 घंटे आपको मिल जाएंगे। तो आप टाइम पर आने की आदत डालिए अपनी, ठीक है। फिलहाल अभी हम फ्राइडे को मिलेंगे 4 बजे।